देश भर में डॉग बाइट्स के मामलों में चिंता देखी जा रही है और ये लगातार लोगों की चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। अब इस बीच सरकारी आंकड़े भी कुछ आए हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 में 37,000 से ज़्यादा मामले सामने आए और रेबीज के चलते 54 लोगों ने दम भी तोड़ दिया। ये 2024 के आंकड़े हैं। अब डॉग बाइट के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉग लवर को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना है तो डॉग लवर अपने ही घर में इन कुत्तों के लिए शेल्टर क्यों नहीं खोल देते। इधर केंद्र सरकार ने एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम में तेजी लाने की बात भी कही है और दूसरी तरफ डॉग लवर कम्युनिटी भी है, जानवरों से प्रेम करने वाले लोग भी हैं जिनकी अपनी चिंताएं हैं। आज हम तमाम पक्षों की चिंताओं को समाहित करते हुए चर्चा करेंगे डॉग बाइट के बढ़ते मामलों का कैसे विश्लेषण हो और क्या रास्ता निकाला जाए, मामलों को रोकथाम किस तरह से हो, जानवर और इंसान दोनों सुरक्षित रह पाएं, इसके लिए क्या कुछ माहौल बनाने की आवश्यकता है। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। पहले देखिए रिपोर्ट। मेरा नाम है दीपक डोभाल। मैं लौटता हूं रिपोर्ट के बाद। देश भर में डॉग बाइट के मामले एक गंभीर समस्या बनते जा रहे हैं। हर साल हजारों लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ये समस्या तेजी से फैल रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में भारत में 37,17,336 डॉग बाइट यानी कुत्तों के काटने के मामले सामने आए। यही नहीं, 54 लोगों की संदिग्ध रूप से रेबीज से मौत भी दर्ज की गई। ये आंकड़े लोकसभा में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने पेश किए हैं। WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में रेबीज एक स्थायी समस्या बन गई है। विश्व में रेबीज से होने वाली कुल मौतों में से 36% भारत में होती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारत में रेबीज के 30 से 60% मामले और मौत 15 साल से कम उम्र के बच्चों की होती है। देश भर में डॉग बाइट का मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रात में सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। आए दिन कोई न कोई डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका की सुनवाई के दौरान एक डॉग लवर को भी फटकार लगाई। डॉग लवर के वकील ने कहा कि उन्हें जानवरों को खाना खिलाते समय परेशान किया जाता है, जबकि वो पशु जन नियंत्रण नियम 2023 के तहत काम कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सुझाव दिया कि आप अपने घर में एक शेल्टर खोल लीजिए और सभी कुत्तों को वहीं खाना खिलाइए। कोर्ट ने ये भी कहा कि सुबह साइकिल चलाकर देखिए क्या होता है। सुबह टहलने वाले भी खतरे में रहते हैं, साइकिल और 2 व्हीलर वालों को ज्यादा खतरा है। इधर डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है। सरकार का कहना है कि इस चुनौती से निपटने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC प्रोग्राम को तेज कर दिया गया है। इसका मुख्य फोकस आवारा कुत्तों की नसबंदी और उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन देना है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम चला रहा है। इसके तहत देश भर में मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक बनाए जा रहे हैं। वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है और रेबीज फ्री सिटी अभियान शुरू किया गया है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी अपील की है कि वो स्थानीय निकायों के माध्यम से ABC प्रोग्राम चलाएं, जिससे खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। डॉग बाइट के मामलों को रोकने के लिए सरकार भले ही तमाम प्रयास कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसे में खुद सतर्क रहना बेहद जरूरी है। इसीलिए स्ट्रीट डॉग से बेहद सावधान रहे। अगर डॉग हमला करे और बाइट के निशान हो तो डॉक्टर से जरूर चेकअप कराएं। रेबीज का इंजेक्शन लगवाएं। इलाज में कोई कोताही न बरतें, क्योंकि रेबीज से होने वाली मौत 100% रोकी जा सकती है, बशर्ते समय पर सही इलाज कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गौतम उन्नी हमारे साथ हैं, जाने माने पशु चिकित्सक हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उन्नी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं आलोक कुमार, फाउंडर हैं फेड AOA के। बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक कुमार जी हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं श्रीमोई चक्रवर्ती, डायरेक्टर हैं पब्लिक पॉलिसी पीपल फॉर एनिमल्स की। बहुत बहुत स्वागत है श्रीमोई जी आपका भी हमारे शो पे।
डॉक्टर गौतम उन्नी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा और काफ़ी चर्चा बहस इस पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी की है उसका भी आपको इल्म होगा, और साथ ही साथ में जो आज संसद में जो डेटा आए हैं वो काफ़ी चिंता में डालते हैं। डॉग बाइट्स के जो हज़ारों मामले हैं और उनमें भी रेबीज़ की वजह से 50 से ज़्यादा मौतें। क्या समाधान हो सकता है सर? तो पहले तो आप ये नोट करें कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो बयान आया है, इट इज़ नॉट अ रूलिंग, इट इज़ एन ओरल कमेंट, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। सो जब तक वो रूलिंग नहीं है हम इसको बिल्कुल 100% नहीं ले सकते, क्योंकि अभी जो लॉ ऑफ द लैंड है वो ABC प्रोग्राम्स अंडर AWBI गाइडलाइंस में जो भी है दैट इज़ व्हाट इज़ एग्जिस्टिंग, और उसी पे हमें ध्यान देना है। एंड डेफिनेटली एक इट्स वेरी सैड कि एक देश जो मून के साउथ पोल पे पहुंच सकता है, आज भी उनके अगर कंट्री में डॉग बाइट डेथ्स हो रही है, इट्स अ मैटर ऑफ शेम। इसमें काफ़ी एस्पेक्ट्स है जो आपको देखना है। एक तो आप याद रखिए कि जो कंट्रीज़ रेबीज़ को एलिमिनेट कर चुकी है दे आर मोस्टली आइलैंड स्टेट्स, ठीक है जी। सो इफ़ यू आर in area which is not an island and where the borders are free, then rabies I don't think can be 100% eliminated. और अगर हम इसका बिल्कुल बेस पे जाए इस प्रॉब्लम के, so it is because the municipalities, because of the lack of finances, have been unable to provide the ABC programs that have been listed as the solution. अगर आज हमने 2000 से ही प्रॉपरली अपने सारे ABC प्रोग्राम्स, अगर हमारे पास फाइनेंसेस होते तो क्या आपको लगता है कि हम इस सिचुएशन में आज होते? आई डू नॉट थिंक सो। यही बात होगी कि मानिए अगर दिल्ली मेट्रो नहीं होता तो आज दिल्ली का ट्रैफिक के साथ क्या सिचुएशन होता? इट वुड हैव बीन केओटिक, और वही हो रहा है आज बिकॉज द ABC प्रोग्राम्स हैव नॉट बीन प्रॉपरली प्रैक्टिस्ड। और इसके लिए भी सोल्यूशंस है। अगर कोई सोचना चाहे, आई हैव बीन स्पीकिंग अबाउट दिस मेनी टाइम्स टू मेनी पीपल, अगर हम ABC को और वाइडन करना चाहते हैं, देयर आर सोल्यूशंस फॉर इट विच वी कैन डिस्कस फर्दर इन द प्रोग्राम। एब्सोल्युटली, मैं आऊँगा उन पर भी, और थोड़ा ABC गाइडलाइंस को हमको समझना भी है। रूल 20 ABC रूल्स 2023, इसको समझने की आवश्यकता भी है ताकि एक क्लैरिटी रहे। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट इसी वजह से होते हैं जब लोगों को या तो रूल्स की जानकारी नहीं होती, और लोग अपने अपने इमोशनल जेस्चर्स को, कंपैशन जेस्चर्स को एक दूसरे पर थोपते हैं। एक तरफ डॉग हेटर्स होते हैं, एक तरफ डॉग लवर्स होते हैं, बीच में कुछ न्यूट्रल लोग भी होते हैं, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी बातों को उस वक्त तय करते हैं। तो समझना ज़रूरी है कि रूल्स क्या कहते हैं। मैं आऊँगा सर आपके पास, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा सर। मैं पहले मैं आलोक कुमार जी के पास इस वक्त आऊँगा। आलोक कुमार जी, आपका इस पर क्या नज़रिया है सर? सर मैं तो ये कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब तो सही बात कह रहे हैं। कानून के तहत बहुत सारे एनिमल के लिए राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंसान के लिए भी तो कोई राइट है। और ये हाल, हम लोग तो अपार्टमेंट से जुड़े हुए एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं, तो मैं अपार्टमेंट में तो ऐसा हाल देख रहा हूँ कि इंसान को बाहर करना, कोई बदमाश इंसान आ जाए तो उसे बाहर करना आसान है, लेकिन कोई स्ट्रीट डॉग आ जाए तो उसे बाहर करो अगर, तो इतना बड़ा हंगामा क्रिएट हो जाता है कि आप कई FIR हो जाते हैं, कई लोग मतलब दो गुट बन जाते हैं, और बुरी तरह पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है। आप सोच नहीं सकते हो कि डॉग को बाहर करना कितना बड़ा मुश्किल काम हो गया। जो डॉग एक बार नहीं 4 बार बच्चों को काट चुका है, ऐसा रूल भी है इन लोगों का कि इस तरह के डॉग को आप बाहर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो ले जाती है, लेकिन वो ले जाती है फिर वापस आके छोड़ जाती है। हम लोग कहते हैं भाई, जो डॉग इस तरीके का डॉग है जिसकी हैबिट बाइट करने की है और 3-4 बार बाइट हो चुका, कैमरे में आ चुका, उसे तो कम से कम बाहर निकालो। लेकिन उसके बावजूद भी कहते नहीं, कानून ऐसा है कि हम उसे बाहर नहीं ले जा सकते, हम ले भी जाएंगे तो 1 महीने में आपको फिर वापस लाके यहीं रख देंगे। तो ये तो फिर इसी चलते आदमी फिर गलत तरीका अपनाता है, या सोचता है कि उसको किसी तरह से बाहर हटा दे, यहाँ से इलीगल तरीके से बाहर भेज दे। तो ये एक बड़ा अजीब सा कानून है। मुझे समझ में नहीं आता कि अपार्टमेंट में 50-50 स्ट्रीट डॉग बेसमेंट में घूमते हैं और उसे आप बाहर नहीं निकाल सकते हो। ऑलराइट सर, तो ये जेन्युइन जो समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, डॉग को अगर
ना निकाले तो एक बात समझ में आ सकती है। मैं आऊंगा सर, बिल्कुल। मैं बीच का रास्ता क्या हो, ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे कम से कम हो, मैं इस पर भी आऊंगा। श्री मोई जी, आपके पास में आऊंगा। मैम, आपका इसमें क्या नजरिया है मैम, और आप क्या कोई समाधान देख पा रही हैं? जी, मैं डॉक्टर साहब के साथ 100% सहमत हूँ। देर आर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन प्लेस जिनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, और हमको एक समग्र अप्रोच लेना चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए टू रिजॉल्व दिस मैटर। जो दूसरे सर जो बोल रहे थे, एबीसी रूल्स रूल 20 में स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है अपार्टमेंट एसोसिएशन या आरडब्ल्यूए के साथ, तो उसका रेजोल्यूशन एकदम ही स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन अपार्टमेंट एसोसिएशन अल्ट्रा वायरस जाती है उनके, इसीलिए इतना प्रॉब्लम होता है। तो इफ वी फॉलो द रूल्स इट्स वेरी क्लियर। उधर कमिटी गठन का भी बात है, उधर फीडिंग स्पॉट जो अपार्टमेंट एसोसिएशन या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को करना चाहिए, उसका भी लेखन उसमें है। और हमको ये समझना चाहिए सर कि हम बाद में आए हैं। हम जो आज इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खड़े कर रहे हैं, डॉग्स उधर पहले से ही थे, उनको हटाया गया, फिर बिल्डिंग्स बनेंगे, तो ये कहाँ जाएंगे? आप एक जगह से लेके आप दूसरी जगह कहाँ रिलोकेट करोगे? आर यू ट्राइंग टू से कि एक जगह की सेफ्टी दूसरी जगह की सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। We have to coexist and we have to find a solution to this, and the solution is there. Coexistence. Yes, ma'am. You rightly said coexistence. अब इस coexistence के मसले पर अब बात ये आती है कि जो दोनों तरफ की बातें हैं, coexistence में एक दूसरे का पलड़ा जो है वो एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को भारी बताता है। एक कहता है कि इंसानों की एग्जिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कहता है कि नहीं, इनकी एग्जिस्टेंस भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीच का रास्ता क्या हो, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। थोड़ा सा सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे, मैं आऊंगा। आलोक जी भी कुछ कहना चाहते हैं, बट मैं शुरुआत वापस, हाँ चलिए आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, इसे हम आगे बढ़ते हैं। कि जैसे अगर हम कोई मकान खरीदते हैं 200 गज का, उसमें हम रह रहे हैं, हम उसमें स्ट्रीट डॉग रखना चाहे नहीं चाहिए तो हमारी मर्जी है ना। तो अगर कई सारे हमारे अपार्टमेंट में मैं देख रहा हूँ, कई सारे डॉग लवर ऐसे हैं जो गाड़ियों में स्ट्रीट डॉग भर के ले आते हैं और फिर नीचे छोड़ देते हैं, या तो अपने फ्लैट में ले जाके रखे तो भी बात समझ में आती है कि चलो भाई आपने फ्लैट। अब तो ऐसा प्रेम किस बात का कि आप बाहर से लेके आके और फिर यहाँ रख दे रहे हो। तो स्ट्रीट डॉग की संख्या बढ़ती जा रही है, घटती नहीं है। और ये जो डिपार्टमेंट वाले हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, वो तो माशाअल्लाह अजीब तरह का बिहेव है, उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। वो तो उनके पास तो कितना फंड पता नहीं आता है, वो किस तरह से वैक्सीनेशन करते हैं आप देख लो। हम लोग खुद से पैसे दे के कई बार वैक्सीनेशन कराते हैं, और उसके बावजूद भी वो जो नसबंदी का कार्यक्रम है वो भी कई बार करवाया, लेकिन समझ में नहीं आता कि इसकी ब्रीडिंग रुक ही नहीं रही है, ये तो बढ़ती जा रही है। किस तरीके से इसको रोका जाए, इसमें तो बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि मिनिस्टर्स को और जो डॉग लवर है उनको भी बैठ के एक समन्वय समिति बना के कुछ ऐसा समाधान निकालना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है। राइट, मैं इस पर तुरंत, श्रीमोई जी, अब ये आर्ग्यूमेंट आता है कि डॉग लवर्स भी, आपने कहा कि को एग्जिस्टेंस की बात करी, अब डॉग लवर्स पर ये आरोप लगते हैं कि वो अपने इमोशंस में एक तो अनकंट्रोल्ड फीडिंग करते हैं, विच इज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का कारण बनता है। एबीसी रूल्स के तहत आरडीए द्वारा निर्धारित फीडिंग स्पॉट्स पर ही भोजन देना चाहिए, लेकिन कई बार डॉग लवर्स इसको अनदेखा करते हैं। इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन, जिसका जिक्र एबीसी में है, उस पे भी स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स में सहयोग नहीं किया जाता, वैक्सीनेशन को प्राथमिकताएं नहीं दी जाती, कुत्तों की जनसंख्या बढ़ती रहती है, क्योंकि फिर वो कोएग्जिस्टेंस जिसका हवाला आपने दिया, ये सारे के सारे। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट आरोप जो लगता है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, जो डॉग लवर्स पर लगता है, वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। बातचीत नहीं करते एक दूसरे, सिर्फ डॉग्स की एग्जिस्टेंस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो इन तीन आरोपों का आप जवाब कैसे देंगी मैम? जी, आप जो एबीसी रूल्स के बारे में बात कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन जो एडब्ल्यूबीआई की रिवाइज्ड मॉड्यूल है, उसमें साइंटिफिक रिसर्च शो करता है, और ये सालों की रिसर्च ने शो किया है कि जो फीडर्स है, it is because of them that sterilization is possible. It repeatedly says क्योंकि फीडर्स ही वो लोग हैं जिनको पता है कि डॉग कहाँ है, किस संख्या में है। It is actually feeders who are helping the municipal corporation, because municipal corporation के पास ना सर्वे है, ना सेंसस डेटा है, ना कुछ है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और नगरपालिकाओं की व्यर्थता रहती है, बट इट इज फीडर्स। आपको ये समझना चाहिए कि अगर वो
नहीं, आपकी बात सही है मैम सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी बात सही है, बट बजाय वो एक समाधान आपने जैसा बताया, फीडर्स इस पूरे इकोसिस्टम में समाधान की एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, अगर वो म्युनिसिपैलिटी या एजेंसीज के साथ मिल जाए। बट प्रॉब्लम क्या है कि रादर देन getting aligned with the agencies, they are directly engaged with conflicts with the RWA members and बाकी लोगों के साथ वो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं। And the RWA and AOS have power to resolve this conflict. RWA ज्यादातर टाइम पे फीडिंग स्पॉट्स नहीं डिसाइड कर रही है, और उधर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक देयर इज अ स्टैट्यूटरी कमिटी जहाँ पे CBO होते हैं, पुलिस होती है, कंप्लेनेंट होते हैं, AWO के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म वेरी वेल डिफाइंड इन लॉ, तो उसको फॉलो कीजिए। अगर कोई स्टेरिलाइजेशन में बाधा दे रही है, दैट इज अगेंस्ट लॉ, RWA कैन वेरी वेलकम। ठीक है मैम, ओके मैम, ऑलराइट। तो ये दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स हमने सुने। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, उन्हीं से भी वेट कर रहे हैं, हम उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी समाधान की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। फीडिंग लोकेशंस को लेकर काफ़ी कुछ RWA में ABC रूल्स में कहा गया है, लेकिन RWA लोकल बॉडी, इसके लिए एक सिस्टमैटिक, एक आपके पास एक ताना बाना होना चाहिए। कई बार भारत के जो मोहल्ले हैं, जो सड़कें हैं, जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, वहाँ पर इस तरह की एक सिस्टमैटिक बॉडी का अभाव देखा जाता है और शायद इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर आगे चर्चा करेंगे, समाधान की दिशा पे कुछ और बात। डॉक्टर गौतम उन्नी, भारतीय कानून, आप कोई भी कानून उठा के देखेंगे, भारत में जो कानून बने हुए हैं वो कंपैशन और पब्लिक ऑर्डर यानी कि दया और जो सार्वजनिक व्यवस्था है, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। बट हम इस केस में देखते हैं, खासतौर से कम्युनिटी डॉग्स के केस में हम देखते हैं कि इसमें नियम और शेयर्ड स्पेस दोनों का सम्मान नहीं होता, बल्कि दोनों तरफ एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। तो सर क्या इसका समाधान हो? पहले तो अगर आपको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, आपको अपना ईगो साइड पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। एंड आई बीइंग अ प्रैक्टिशनर एंड I get almost 20% of my OPD is animal activists and animal feeders who bring dogs injured, normal, they get them neutered also. ये सब जो लोग आते हैं, I have seen only one thing, either one side or the other side. Once they get into a conflict, the ego is bigger than a solution of the problem. That is one thing जो मैंने practically देखा है, और जब तक वो नहीं हटेगा, आप एक solution नहीं expect कर सकते। दूसरा, इंसान को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, उसी तरह जानवर को चाहिए रोटी और मकान, ठीक है। दे रिक्वायर फूड एंड स्पेस। इफ़ द एनिमल फीडर्स डू नॉट फीड, अगर वो अपना धर्म नहीं करते और वो प्रॉपरली डॉग्स को फीड नहीं करेंगे, बिलीव मी, डॉग्स का एग्रेशन 10 गुना ज़्यादा बढ़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। द थर्ड थिंग इज़ we have to reach a solution, because we all know the state of MCD. They don't have at times even funds to give their own staff. आप कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जोमेट्रिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ डॉग्स को कंट्रोल करेंगे। एक जो मेरा सुझाव है, जो मैंने बहुत जगहों पे, बहुत फोरम्स पे भी दिया है, वो ये है कि इट इज़ हाई टाइम यू यूज़ CSR फंड्स, यू गेट कंपनीज to participate in controlling this problem. And this is not only Delhi, this is all over India. If certain parts of the CSR funds can be utilized to control the population, for them to set up small spaces, get veterinarians to come in and do ABC programs, this solution will be found. Without good ABC, ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली। बट डॉक्टर साहब फिर हम देखिए अगर इस पूरे मसले को अगर हम कानून की परिधि में लेकर के जाएंगे, तो जैसा आपने कहा, बहुत ज्यादा संभावना है कि दोनों तरफ से ईगो का एक विस्फोट होगा और जिसकी शक्ल हम कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नजर आती है हमें। बिल्कुल, ये हो रही है, आज भी हो रही है, रेगुलरली हो रही है। बट सर कम्युनिटी में ये अंडरस्टैंडिंग कैसे हो कि माना कोई कम्युनिटी डॉग है, उसकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है,
तो जो डॉग फीडर्स हैं, जो डॉग लवर्स हैं, तो जो आलोक जी कह रहे हैं वो सही है। हाँ, ये जो आलोक जी कह रहे हैं वो भी सही है। अगर मेरे बच्चे को कोई 5-6 डॉग्स घेर के काट ले तो ऑब्वियसली दैट इफ आई एम नॉट अ वेटनेरियन एंड एनिमल लवर, मेरे अंदर भी एक फियर फैक्टर तो आएगा कि भाई मैं अपने बच्चे को किस सिक्योरिटी से बाहर जाके खेलने दूं। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग सर, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग सर, जो कि जिनको डर लगता है, माना किसी भी जानवर से डर लगता है, उसमें डॉग्स भी आते हैं। डर एक स्वाभाविक एक नेचुरल रिएक्शन है इंसान का। अगर कोई भूखा अस्वस्थ कुत्ता है, उसकी हेल्प करना बहुत पुण्य का काम है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कहीं पे भी आपको कोई मदद, ज़रूरतमंद कोई कुत्ता दिखाई दे रहा है या कोई भी जानवर दे रहा है, उसको आप खाना भी खिलाइए, उसको आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी ले जाइए। डॉक्टर उन्नी जैसे बहुत सारे अच्छे हमारे डॉक्टर जो हैं इस काम में लगे हुए हैं। बट कुत्ते की आक्रामकता को नज़रअंदाज करना और ये इस बात को नज़रअंदाज कर देना कि ये किसी इंसान के लिए खतरा बन सकता है, ये इसके नज़रअंदाज करना सर, ये कितना खतरा हो सकता है इसका डॉक्टर उन्नी? नहीं, ये 100% खतरा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इट्स एन एनिमल। एक एनिमल कभी भी काट सकता है, लेकिन एनिमल नॉर्मली अपना एग्रेशन कब दिखाता है? या तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या हम ये 100% अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि एनिमल्स के ऊपर लोग पत्थर नहीं फेंकते, कि हम उनके ऊपर गाड़ियाँ जान के नहीं चढ़ाते? क्या हम कह सकते हैं कि उनको डंडियों से नहीं मारते? एक बार आप एक एनिमल को प्रवोक करेंगे तो उसका नेचुरल, उसमें इतना दिमाग तो नहीं है ना कि वो सोचे कि डॉक्टर उन्नी पत्थर नहीं मारेंगे या लेकिन ABC मुझे पत्थर मार सकता है। वो तो जिसको भी देखेगा वो अपने सेल्फ डिफेंस मोड में आएगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एग्रेशन इज कॉल्ड ABC, एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस। एक जो बिहेवियर है, इट ऑलवेज हैज़ अ एंटीसीडेंट and there is always a consequence of the behavior which is being exhibited. हमारे केस में क्या है? एंटीसीडेंट था, हो सकता है किसी ने उस बच्चे को बचपन में छेड़ा हो। बिहेवियर क्या है? एग्रेशन। कॉन्सिक्वेंस क्या है? एनिमोसिटी इन सोसाइटी। सो द सोल्यूशन इज ओनली दैट we reach a place, we do not trouble animals as far as possible. Absolutely. And like Mr. Alok is saying, if मैं आलोक जी के पास ही आऊंगा। आलोक जी, यस सर, आपने बहुत अच्छा कहा सर। अब आलोक जी, अब देखिए, अब आप जो डॉग्स के प्रति एग्रेशन दिखाते हैं, उन लोगों के ऊपर भी आरोपों की भी मैं बात कर लेता हूं और उसमें मैं ABC रूल्स को भी लेकर के आऊंगा। अब ABC रूल्स 2023 का रूल नंबर 20 साफ तौर पर कहता है कि RWA और लोकल बॉडी की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रॉपर अरेंजमेंट करें डॉग्स को फीड करने के लिए। उसमें हाई फुटफॉल एरियाज जैसे सीढ़ियां हैं, बिल्डिंग के एंट्रेंस है, बच्चों की खेलने की जगह है, इनसे वो दूर होने चाहिए। और उससे बड़ी बात सर, उससे बड़ी बात जो सबसे बड़ा कारण बनता है, अगर कम्युनिटी डॉग्स किसी सोसाइटी के आसपास आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज देयर इज नो क्लीनिंग, दैट एरिया इज नॉट लिटर फ्री। तो यहां पर क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं हो रहे हैं सर, पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं? यहां पर हम लापरवाह नहीं है क्या? आपकी बात सही है कि भाई क्लीनिंग ना होने की वजह से कई बार स्ट्रीट डॉग आ जाते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि जो डॉग लवर है उनका लव इस तरीके का है, मतलब कहने की जैसे कई बार माँ अपने बेटे की गलती नहीं देखती ना, तो इसी तरह को बायस्ड लव हो जाता है। और इस तरह का लव में ना, मतलब कई बार लोग, मैंने बताया आपको कि ऐसे ऐसे कई महिलाओं को मैं जानता हूं जो डॉग को, स्ट्रीट डॉग को, मतलब उनका नेक ख्याल रहता होगा, मुझे ये लगता है, क्योंकि भाई वो घायल डॉग को देखती है या कुछ ऐसा देखती है तो सॉरी आलोक जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मे बी ये प्रॉब्लम डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स के बीच का है ही नहीं। मे बी ये प्रॉब्लम है सिंपल ह्यूमन बिहेवियर का। सोसाइटी में हमको साफ सफाई रखनी है, सोसाइटी में हमको नियम कायदों का पालन करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में बात भी, अपार्टमेंट में तो 100 स्टाफ के वो साफ सफाई के लिए मे बी ये सिंपल कारण, ये जो पूरा इश्यू है, ये सिंपल ये है कि हम रूल्स का पालन कर लें, बस साफ सफाई रख लें, शायद कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना। लेकिन मुझे लगता है कि अगर डॉग के लिए डॉक्टर साहब बताएंगे कुछ इस तरह का डॉग शेल्टर अगर यहाँ भी है, लेकिन वो शेल्टर पे, जैसे मैं कहा ना कि एक डॉग अगर बाइट कर लिया तो बच्चा लिफ्ट से नीचे आने को डरता है, पूरी फैमिली डरने लगती है, या पार्क में जाने से डरने लगती है। तो जो आदमी 1 करोड़ 2 करोड़ लेकर अपना फ्लैट खरीदा तो वो चाहेगा नहीं कि हम पार्क में हम भी घूमें।
तो आप इस तरह का हवोक क्रिएट हो जा रहा है कई जगह कि लोग बाहर मतलब पार्क में बेसमेंट में जाने से डरने लगे हैं। तो ये तो ना हो, कम से कम इसका कुछ इस तरह का एक रास्ता निकाला जाए, इस तरह का डॉग शेल्टर वगैरह बनाया जाए, भले हम लोग पेमेंट करें, इस तरह का कुछ रास्ता निकले, बिल्कुल बीच का रास्ता निकले। बिल्कुल श्रीमोही जी, मैं आपके पास भी आऊंगा मैम। मैम अब मेरे पास हालांकि वक्त की कमी है, लेकिन श्रीमोही जी 60 मिलियन अगर हमारे कम्युनिटी डॉग्स की अगर पॉपुलेशन हो चुकी है, और अगर आप इसको ह्यूमन पॉपुलेशन से कंपेयर करेंगे, ये पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसको तो किसी भी सूरत में जो है एक बैलेंस के नज़रिए से और उसके सिद्धांत के नज़रिए से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो कब जो डॉग फीडर्स हैं या डॉग लवर कम्युनिटी है वो इस चीज़ को समझेगी मैम? जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, इफ वी कीप हम अगर नरेटिव बनाते जाए कि दो ग्रुप्स है तो हम सोल्यूशन पे कभी नहीं पहुंच सकते हैं। सोल्यूशन इज देयर, सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। हम दूसरे स्टेट्स को, दूसरे देशों को छोड़ दे, गोवा हैज बीन रेबीज फ्री सिंस 2017, है ना? बट मैम इट्स नॉट रेबीज मैम, इट्स नॉट रेबीज। रेबीज तो एक परिणति है, उसका एक आखिरी चीज है जो सबसे दुखद उसका पहलू होता है। बात तो को एग्जिस्टेंस की है ना। को एग्जिस्टेंस में सिंपल फियर भी आता है मैम, सामान्य डर। मैं अपने आसपास के कम्युनिटी डॉग से डरता हूं, ये सामान्य डर है, ये रेबीज की वजह से नहीं, मैं उनके एग्रेशन की वजह से और मैं उनके व्यवहार से, क्योंकि मैं अनजान हूं, ये एक सामान्य डर है मैम। रेबीज तो बहुत बात की चीज हो गई। जी, मुझे if you let me please, of course I'm not denying कि stray dogs menace होती है, but it's not a one-off problem. हमने अगर there are rules which are not being implemented, हम अगर डेटा देखें, डॉग बाइट डेटा, उसमें डीजीएचएस ने स्पष्ट भाषा में लास्ट ईयर कहा था कि पेट डॉग और स्ट्रीट डॉग में आप देखो कि बाइट किससे ज्यादा हो रही है, क्योंकि आप रिसर्च पेपर लीजिए, आप शायद जानते होंगे भारती सर को, जिनको पद्मश्री मिल चुका है रेबीज के दवाई को कम करने के लिए इन इंडिया। His research has shown कि पेट डॉग बाइट ज्यादा होती है। आप पिटबुल इनके बाइट्स देखते रहोगे, आप हमेशा इट्स ऑन न्यूज, है ना? एक्चुअली मुझे लगता है यस मैम, मेरे पास वक्त की कमी है, हालांकि इस पर भी चर्चा और बच सकती है। उन्नी सर को भी कुछ इसमें ऐड करना था, बट आई एम सॉरी सर, वक्त इतना ही था। मुझे लगता है कि उन्नी सर की एक इंपॉर्टेंट बात से मैं इस शो को ख़त्म करूंगा, और वो ये है कि समाधान की दिशा में हम काम करें। कॉन्फ्लिक्ट्स के दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो डॉग्स बीच में हैं और डॉग्स के लवर्स एंड हेटर्स दूसरी तरफ हैं। मैं उनको एकदम एब्सोल्यूट हेटर्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिचुएशनल हेटर्स भी कुछ होते हैं जो किसी परिस्थिति की वजह से आ जाते हैं। बट दोनों पक्षों के बीच में ईगो नहीं आना चाहिए। ईगो अगर रहेगा तो समाधान संभवतः हम नहीं देख पाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। डॉक्टर उन्नी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। श्रीमोही जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, नमस्कार।